हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले हम लोग का डिस्कशन जो चल रहा था, अभी हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है और इसमें हम लोग 3 लेक्चर का जो है वीडियो अपडेट कर चुके हैं। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े, क्यों इसका रिक्वायरमेंट है बॉडी में ये जाने। फिर एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं वो हम लोग पढ़े। फिर हम लोग यह पढ़े कि बक्कल कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी के ऊपर में पैलेट, इसके बारे में समझे। हार्ड पैलेट आगे से, पीछे से सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पीछे इनकम्प्लीट होता है। नीचे फिर हम लोग टंग पढ़े, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमारा बक्कल कैविटी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब बक्कल कैविटी के बाद हम लोगों का जो सेकंड ऑर्गन होगा वो कहां हो जाएगा, हमारा ओसोफेगस, इसको ईसोफेगस भी कहते हैं। बक्कल कैविटी में जो हम लोग को जानना था, इसमें हम लोग का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहला जो डाइजेशन बतलाया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, जो सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो हमारा बक्कल कैविटी में स्टार्ट होता है। और किस चीज का डाइजेशन होता है, वह है स्टार्च का। कैसा स्टार्च, तो कुक्ड स्टार्च। कौन किया, टैलिन, डायस्टेज या सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। बक्कल कैविटी में एक जो टंग के ऊपर में था माइनर ग्लैंड जो है, लिंगुअल लाइपिस भी निकलता था, लेकिन वो यहां काम नहीं करता, वो आगे काम करेगा स्टमक और इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो 30% अप्रॉक्स जो फैट को डाइजेस्ट करेगा। और ये जो स्टार्च जो है वे पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, माउथ में बस इसका काम शुरू होता है। ठीक है, और फिर ये कहां आता है, वो स्टार्च अच्छा से मिल जाता है और वो कहां आता है, नीचे हमारे इसोफेगस में। एक बात और बताना चाहेंगे, एक टर्म जो आपके लिए नया है वो ये है बोलस। जब हम लोग खाना खाते हैं और उसको जब पूरा च्यूई करते हैं, टंग उसको पूरा घुमाता है, पलटता है, दांत जो उसको पूरा मैस्टिकेशन करता है, तो उससे वो पूरा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। इसी को हम बोलस कहते हैं। ठीक है, और जब ये बोलस बन जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बोलस को फिर हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बात भी आपको बतलाए थे, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवरी जो जूस निकालता है, सलाइवरी यानी कि सलाइवा में क्या क्या होता है। लैक्टोफेरिन के बारे में बतलाया था आपको, जो टैलिन को एक्टिवेट करता है। तो ये सब चीज जो है आप उसको देखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। अब हम लोगों का जो इस में लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसोफेगस पे। वीडियो में कुछ समय लग गया क्योंकि जो तरीका हम यूज कर रहे थे वो प्रोजेक्टर पे, उसमें क्या दिख रहा था कि आपका स्क्रीन पे क्लियरेंस पिक्चर भी नहीं आ रहा था। दूसरी बात कि बीच में आने से शैडो आ रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता हम लोग वी आर लिविंग इन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस है ना। तो अभी साइंस का पीरियड है, तो नया नया चीज इन्वेंशन होता है। एक समय था प्रोजेक्टर का भी बहुत अच्छा वैल्यू हुआ करता था। अब आ गया है अपने पास कौन सा, एक स्क्रीन आ गया है, स्क्रीन पे बैठा चलता है। फिलहाल जो मेरे पास अभी है नहीं, तो यहां कहीं ना कहीं क्लियरिटी में दिक्कत हमको लग रहा था। इसी कारण से एक जो है नया तरीका फिर हम सोचे कि किस तरीका से उस चीज को यहां पे लाया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो फिर एक तरीका जो हम सोचे हैं उसको इस वीडियो में हम यूज करने का प्रयास किए हैं। होप कि आपको यह चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर लगेगा। इसमें बहुत कुछ आपको एकदम क्लियर मिल जाएगा। बहुत बच्चे नोट्स के बारे में कह रहे थे, सर नोट्स, तो इसमें आपको नोट्स जो है वो डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे ही बहुत कुछ दिखेगा। तो आप लोग वहां से अच्छे तरीके से वहां से अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नोट डाउन नहीं भी करेंगे तो फिर आपके पास, अगर इसको आप सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो फिर आपके पास वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप सभी, क्या यह जो पैटर्न जो हम यूज किए हैं, क्या आपको इससे संतुष्टि लग रहा है, ये बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या थोड़ा कमी हम पहले बतलाए थे कि कहीं ना कहीं तो गलती तो हमसे भी होगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कुछ चीज आप हमसे सीखते हैं, तो कुछ चीज जो है वो हम आपसे सीखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों का होना चाहिए। तो आप लोगों में थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो को, और जहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे इस चीज को सुधारा जाए, आप जरूर से डिस्कस करें। अगले वीडियो में इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टाइम को नहीं हम लोग कॉलेप्स करते हैं, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। मेरा कहना था कि हम लोग जैसे ही फूड को सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो वह हमारे कहां आ जाता है, इसोफेगस में आता है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले एक बात और समझिए, हम लोग पहले फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इसोफेगस में जाएंगे। एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे। सपोज करते हैं ये कोई ह्यूमन का एक फेस हम दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, डायग्राम अगर आपको याद होगा तो हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में कि ये हमारा नाक से निकलता है कौन सा चीज, नेजल चैम्बर, और ये हमारा क्या है, माउथ। और हम बतलाए थे कि माउथ और नेजल चैम्बर जो है आपस में सेपरेशन दोनों के बीच में कौन करता है, ये हमारा पैलेट, जिसको हम तालु करते हैं, जो हमारे टंग से आप ऊपर महसूस कर सकते हैं, ये हमारा हो गया पैलेट।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बतलाए थे कि पैलेट जो होता है वो पोस्टेरियर साइड से, पीछे के साइड से इनकम्प्लीट होता है ना, और वही जो नीचे जो लॉब्यूल की तरह लटकता है उसको अल्वा बोलते थे। तो यह अगर ऐसा शेप है तो ये देखिए कि ये स्पेस मेरा खाली है। पैलेट क्या करता है, पैलेट पोस्टेरियर जो होता है, पोस्टेरियर में वो इनकम्प्लीट होने के कारण ये क्या होता है, बीच का जगह खाली रह जाता है, और इसी कारण से ये जो एयर वाला हिस्सा है ये और ये खाना वाला हिस्सा है वो आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, मींस कहा जाए कि पीछे साइड से देखा जाए तो ये क्या है, स्पेस खाली है। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे। अब यहां पे इसी को हम, ये पूरे जगह को हम क्या कर दिए हैं, ये पूरे स्पेस को हम यहां से यहां तक को हम कर दिए फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स को 3 भाग में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो है कहां पे। ये देखिए, ये हिस्सा जो नेजल चैम्बर के पास जो हिस्सा खाली है इसको हम दे दिए 1 नंबर। एक हिस्सा आप देखिए यहां पे खाली है, इसको दे दिए 2 नंबर। नेजल चैम्बर के पास है, इसको नेजोफेरिंग्स बोल दिए। ये ओरल कैविटी, ये तो ओरल कैविटी है, इसके पीछे जो खाली जो जगह है ये मेरा कहलाएगा ओरोफेरिंग्स। अब थोड़ा सा अच्छा यहां पे क्या मान लेते हैं, ये हमारा गला है, गर्दन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये हिस्सा जो होता है, तीसरा पॉइंट जस्ट ओरोफेरिंग्स के नीचे, इसको हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स, ये लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आपके ये सामने वाला हिस्सा इसको विंड पाइप बोलते हैं, इसके जस्ट पीछे फुट पाइप होता है। आगे में विंड पाइप है, इसके जस्ट पीछे क्या है, फुट पाइप है। विंड पाइप के ऊपर में एक बॉक्स लगा हुआ है, साउंड बॉक्स। यहां पे महसूस करेंगे जब आप बोलेंगे, यहां पे वाइब्रेशन होता है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है इधर से, वह कराता है आपको लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आपका है लैरिंगोफेरिंग्स, और यहीं से आपका जो है, या ऐसे इसको डायग्राम देखिए, ये आपका लैरिंगोफेरिंग्स है, और यहीं से आपका एक पाइप हो जाता है विंड पाइप, और एक पाइप आपका होता है फूड पाइप। तो ये लैरिंगोफेरिंग्स जो है यहीं से आगे विंड पाइप चला जाता है और यहां से फुट पाइप चला जाता है। फेरिंग्स आप देख रहे हैं कि यहां से एयर आएगा और यहां से फूड जाएगा, यहां पे एयर फूड क्या होता है, मिलता है। तो फेरिंग्स जो है ये कौन सा हिस्सा है, तो वो पीछे साइड से हिस्सा है, और नाक के पास जहां हिस्सा है वो कहलाएगा नेजोफेरिंग्स। जो बक्कल कैविटी जहां पे खुल रहा है वो कहलाएगा आपको ओरोफेरिंग्स, उसके नीचे वैसे कहलाएगा आपको लैरिंगोफेरिंग्स। और लैरिंगोफेरिंग्स से ही जो है एक विंड पाइप और फुट पाइप आगे हट जाता है। विंड पाइप पे अपना एयर जाएगा, फुट पाइप में खाना जाएगा। क्लियर है, चलिए अब एक पॉइंट और देखेंगे। जब हम लोग खाना को निगलते हैं, सॉलो करते हैं, उस केस में जब खाना जब जाता है तो हम यहां देखिए, खाना यहां तक तो कॉमन है। अब देखिए यहां पे ये बोलस, सॉरी ये बोलस आ गया माउथ में, बोलस है ये बोलस है। अब ये बोलस लैरिंगोफेरिंग्स में चला गया, हाँ ये बोलस है। अब यहां पे तो 2 रास्ता है, विंड पाइप और फुट पाइप। ये तो कॉमन रास्ता है, यहां से 2 पाइप खुला, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इसीलिए यहां पे एक कवर होता है, ढक्कन होता है, जो कि जब आप खाना निगलते हो तो वह ढक्कन क्या करता है, ये विंड पाइप को ऐसे बंद कर देता है, ताकि खाना ये विंड पाइप में ना गिरे और वो खाना कहां जाए, फूड पाइप में। ठीक है, ये वीडियो में आप साफ देख पाएंगे। तो थोड़ा सा चीज और आप समझिए, ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। विंड पाइप के ऊपरी वाला हिस्सा को हम कहते हैं ग्लोटिस, और फूड पाइप के, ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर का हिस्सा कहें ग्लोटिस, और फूड पाइप के ऊपर का हिस्सा को हम कहें गलेट। और ये जो ढक्कन होता है वो कहां रहता है, विंड पाइप के ऊपर में रहता है, यानी कि ये वाली जगह पे रहता है। ये ग्लोटिस के ऊपर ये कवर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप लैप स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ईपी ग्लोटिस। ईपी मींस ऊपर, तो ग्लोटिस के ऊपर है इसलिए इसको कहेंगे ईपी ग्लोटिस। तो जब आप खाना को निगलते हैं तो यही ईपी ग्लोटिस जो है विंड पाइप को बंद कर देता है और खाना कहां जाता है, आपके फूड पाइप में आ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है। क्लियर है,
चलिए अब इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। एक बहुत खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे आपके लिए रखा गया है, आप इसको देखिए। जैसा कि पहले आपसे हम कहें कि फेरिंग्स जो है वे 3 पार्ट्स में इसको बांटे। कौन कौन सा है? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा रहे हैं वो 3 कलर में आपको दिख रहा है। एक आपका ब्लू है, फिर ग्रीन और पिंक है। अब ये नाम देखो कैसे मालूम पड़ा इसका, किस आधार पर इसको नाम दिया गया। नेजोफेरिंग्स मीन्स क्यों उसका नाम नेजोफेरिंग्स पड़ा? क्योंकि यह हिस्सा कहाँ है? नेजल चेंबर के पीछे है। पैलेट आपको याद है, पैलेट क्या होता है? पीछे से आपको इनकम्प्लीट होता है। जैसे आप देखेंगे पैलेट के बारे में हम बताए थे, ये पैलेट क्या है? पीछे से इनकम्प्लीट है। ये देखिए ये पैलेट है, पीछे से इनकम्प्लीट है, नहीं है। अब ये जो पूरा का पूरा आपको जगह दिख रहा है वो क्या है? फेरिंग्स है। ठीक है, ये नेजल चेंबर हमारा, नेजल चेंबर जहां पे ओपन हो रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम एक कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। ये वाला हिस्सा ये आपका नेजोफेरिंग्स हो गया। उसके बाद पैलेट के नीचे आप क्या देख रहे हैं? पैलेट के नीचे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या था? ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी था ना। उसी के जस्ट पीछे का जो हिस्सा ये है ये आपको हो गया ओरल फेरिंग्स। तो ये समझना आपको है कि नेजल चेंबर जहां पे जगह पीछे खाली है वो नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी जहां पे खत्म हो रहा है वो ओरोफेरिंग्स। क्लियर है जी? ठीक है। अब तीसरा हिस्सा है लेरिंजोफेरिंग्स। अब लेरिंजोफेरिंग्स में क्या है वो देखियो। लेरिंजोफेरिंग्स में क्या दिखा रहा है? ये हिस्सा। कौन सा हिस्सा? तो अब देखिए ये मेरा क्या है? विंड पाइप। उसके पीछे वाला ये पाइप क्या दिख रहा है मेरा? ये मेरा है विंड पाइप। और ये क्या मेरा है? फूड और ये पाइप। ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कि ये वाला हिस्सा जो है यहां पे मेरा क्या रहता है? LARYNX लैरिंग्स। ये वाला हिस्सा पे लैरिंग्स रहता है ना। अब क्या देखना है, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो जैसे ही तुम लोग खाना इनगल्फ करते हो, खाना तुम्हारे बॉडी के अंदर जाता है, सॉलो करते हो, तो यहां से क्या है? मेरा खाना आएगा आएगा आएगा, ये खाना मेरा है, फूड मेरा है ना। ये फूड मेरा एंट्री कर रहा है। अब ये खाना तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। अगर इसको हम पूरा साफ करके अगर आपको दिखा दें तो खाना तो यहां भी जा सकता है और यहां भी आ सकता है ना, क्योंकि खाना तो ये माउथ से आ रहा है। अब ये दोनों रास्ते में से खाना तो विंड पाइप में भी जा सकता है और फूड पाइप में भी जा सकता है। तो इसीलिए आप गौर से देखिए कि यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये मेरा क्या है? टंग है। और ये मेरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो अगले सेक्शन में आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप खाना खाते हो तो ये खाना इस एपिग्लोटिस से टकराता है और ये एपिग्लोटिस क्या करता है? विंड पाइप को पूरी तरीका से बंद कर दिया। ये देखिए विंड पाइप बंद हो गया ना। और जो भी फूड है वो डायरेक्ट कहां जाएगा? हमारे कहां पे आएगा? ये हमारे फूड पाइप में आ जाएगा। ये हमारे फूड पाइप में आ जाएगा। आया बात समझ में? तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारा जो पीछे के साइड से देखा जाए तो जगह खाली होता है, वो पूरे जगह को, ये पूरे को हम एक साथ फेरिंग्स बोलते हैं। नेजल चेंबर के जो पीछे जगह खाली है वो नेजोफेरिंग्स, जो माउथ यानी ओरल कैविटी पीछे खाली है उसको ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के पास का जो फेरिंग्स वाला हिस्सा उसको कहेंगे लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, ये हिस्सा एपिग्लोटिस आपका है। ठीक है, यही जब खाना निकलते तो इसी पे खाना गिरता है और ये क्या करता है? विंड पाइप को बंद कर देता है और खाना जो है हमारे फूड पाइप में आ जाता है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। फेरिंग्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोट। फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट बोलते हैं। देखिए यहां भी आपको फेरिंग्स दिखाने का प्रयास किया गया है ना। ये देखिए फेरिंग्स आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा क्या है? फेरिंग्स है। इसी में आप ऊपर वाले को नेजोफेरिंग्स कर दोगे, इसको फिर माउथ के पास है तो ओरोफेरिंग्स, और ये वाला हिस्सा आपका
लेरिंजोफैरिंक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोट। एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर दैट पैलेट इज इनकम्प्लीट फ्रॉम पोस्टीरियर साइड, जैसा कि हम लोग शुरू में भी पढ़े थे कि पीछे की तरफ से पैलेट क्या रहता है, इनकम्प्लीट होता है ना। पीछे की तरफ से पैलेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाएंगे कि पीछे से पैलेट, देखिए ये वाला ऐसा पैलेट क्या है, इनकम्प्लीट है ना। ये नहीं कि पैलेट पूरा सटा हुआ है, पैलेट इनकम्प्लीट है। क्लियर हो रहा है बात समझ में। तो पैलेट क्या है, पीछे से इनकम्प्लीट है, और इसी इनकम्प्लीट के कारण जो है वो हम कहना चाहे आपको क्या, तो ये तो पैलेट क्या है, पीछे से इनकम्प्लीट है। तो अर्लियर दैट पैलेट इज इनकम्प्लीट फ्रॉम पोस्टीरियर, यानी कि पीछे की तरफ से पैलेट इनकम्प्लीट होता है। विच कहा गया, हाँ, इनकम्प्लीट फ्रॉम पोस्टीरियर साइड ड्यू टू विच देयर इज अ कॉमन एरिया, जिसके कारण क्या होता है कि एक कॉमन एरिया खाली हो जाता है, जिसके कारण एक कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया हो गया। किसके लिए कॉमन एरिया हो गया, एयर के लिए और फूड के लिए। ये एयर के लिए और यहां फूड के लिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ड्यू टू विच देयर इज अ कॉमन एरिया, कहां पे, वेयर नेजल चैम्बर, जहां पे नेजल चैम्बर जो है, ये नेजल चैम्बर जो है एंड कौन, ओरल कैविटी आपस में मिलेगा। तो वेयर नेजल चैम्बर एंड बक्कल कैविटी मीट्स, दिस एरिया कॉल्ड एज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वह जगह है जहां पे आपका नेजल चैम्बर और ये आपका नेजल चैम्बर और ये आपका ओरल कैविटी जहां पे मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं फेरिंग्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फेरिंग्स को तीन भाग में बांटे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या हो गया, इट इज अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स के ऊपर वाला हिस्सा हो गया। एज दिस पार्ट, एट दिस पार्ट नेजल चैम्बर ओपन, यहीं पे तो नेजल चैम्बर ओपन हो रहा है, यहां पे नेजल चैम्बर ओपन हो रहा है, इसीलिए हम इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, यहां पे नेजल चैम्बर ओपन हो रहा है, इसीलिए इसको हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। अब ये जो नेजोफेरिंग्स है, इसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, एक टिश्यू का, कौन सा टिश्यू है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुनार एपिथेलियम, आपको याद करना होगा। ये सीलिया मूव्स द म्यूकस डाउनवर्ड टिल द लास्ट ऑफ फेरिंग्स, और यहाँ जो सीलिया रहता है, ये सीलिया क्या करता है, वे, क्योंकि हम बताए थे ना कि हमारे यहाँ पे हमारे नेजल चैम्बर में, माउथ में क्या, तो म्यूकस होता है। तो यह जो म्यूकस जो है, ये जो सीलिया आपका नेजोफेरिंग्स में लगा हुआ है, वो सीलिया क्या कर रहा है, इसी म्यूकस को नीचे की ओर धक्का देता है, ताकि पूरा रास्ता कैसा रहे, सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे, और खाना आराम से या हवा जो है वो सब आगे आराम से बढ़ सके। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुनार एपिथेलियम जो है, ये क्या करता है, इसमें जो सीलिया है, सीलिया क्या करता है, म्यूकस को नीचे की ओर धक्का देता है, कहां पे, टिल लास्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंत तक में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स कौन सा हिस्सा हो गया, तो इट इज इन दिस पार्ट स्टिचियन ट्यूब ऑफ ईयर गेट ओपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो कान होता है, कान में आप देखेंगे कि ये हिस्सा आपका ईयर ड्रम है, दिख रहा नहीं है, ईयर ड्रम है। अब इस ईयर ड्रम को हम क्या कहते हैं कि इसमें आगे यहाँ पे एयर होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ईयर ड्रम अच्छा से तभी काम करेगा जब उसके दोनों साइड जो है वे प्रेशर मेंटेन हो, इस साइड भी और इस साइड भी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ईयर ड्रम है उसके दोनों साइड का प्रेशर में चेंज हो जाता है, इसके कारण हम सही से सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो नेजल, ये ईयर ड्रम के अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि ये सेकंड नंबर जो हिस्सा है, इसको यहाँ से एक पाइप निकलता है, इस पाइप को हम कहें स्टिचियन ट्यूब, और ये हमारे कहाँ पे खुलता है, फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में। और नेजोफेरिंग्स में क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो ये कहाँ खुल रहा है, नेजोफेरिंग्स में, मीन्स हमारे नाक के नेजो चैम्बर के पीछे वाले हिस्सा में, ताकि यहाँ पे क्या हो सके कि हम लोग अपने नाक की मदद से यहाँ के अंदर जो एयर है उसको यहाँ पे हम प्रेशर को मेंटेन कर सके, है ना। तो नाक की मदद से हम यहाँ का प्रेशर को मेंटेन कर सके और दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो, ठीक है। जैसे कि आप ये देखिए, तो हम कैसे भी कर सकते थे, सपोज करते हैं कि ये मेरा ईयर ड्रम है, ये मेरा ईयर ड्रम है, ठीक है, ईयर ड्रम है। अब यहां से निकला मेरा कौन, ऑडिटरी ट्यूब, और यहां मेरा हो गया
पिन्ना, बाहर से एयर आएगा और यहाँ पे एयर आके यहाँ का प्रेशर को डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी आगे तो बंद है, ये आगे बंद है, तब क्या करेंगे, अब यहाँ का तो हमको प्रेशर को मेंटेन करना है, तो इसी जगह से हम लोग का एक पाइप निकलेगा, इसी को हम कहते हैं स्टिचियन ट्यूब। और ये पाइप जो है ये हमारे कहाँ पे खुल जाएगा, नेज़ोफेरिंक्स में। और नाक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, नाक की मदद से यहाँ से एयर यहाँ पे लाएंगे और यहाँ का एयर का प्रेशर को मेंटेन करेंगे। तो ये प्रेशर इज इक्वल टू ये प्रेशर, ईयर ड्रम के आगे का प्रेशर इज इक्वल टू ईयर ड्रम के पीछे का प्रेशर। इसी से हम लोग कभी जो है बैलेंस करके सुन पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या समस्या आ जाएगी कि हम लोग सुन नहीं पाएंगे, सुनने में दिक्कत होगा। कभी कभी एरोप्लेन में भी ऐसा होता है कि हम लोगों का जो है वो चक्कर आ जाता है, सही से सुन नहीं पाते हैं। तो याद रखना है कि स्टिचियन ट्यूब का काम होता है कि ये प्रेशर को मेंटेन करता है, कहाँ, ईयर ड्रम के अंदर का। ठीक है, तो पिन्ना से तो बाहर से एयर आ गया और फिर स्टिचियन ट्यूब से अंदर की ओर आ गया एयर। दोनों तरफ प्रेशर जब मेंटेन रहेगा तो ईयर ड्रम अच्छा से वाइब्रेट करेगा और हम लोग सुन पाएंगे। क्लियर है, समझ में आपको आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की और टॉपिक क्या हम लोगों का हो जाएगा। तो ये हम लिखे टिम्पेनम। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया टिम्पेनम। अब सवाल आया कि भाई टिम्पेनम क्या होता है, तो टिम्पेनम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये टिम्पेनम, इसको हाईलाइट हम कर दिए, ये ईयर ड्रम का ही दूसरा नाम होता है। तो स्टिचियन ट्यूब यहाँ ओपन होता है, क्यों, प्रेशर दोनों साइड का मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलिए टिम्पेनम। अब लिखा हुआ इफ देयर विल बी अनबैलेंस ऑफ प्रेशर देन इट मे कॉज इरिटेशन एंड ऑल्सो कॉज डिफिकल्टी इन हियरिंग। अगर दोनों साइड जो है, इसके दोनों साइड अगर प्रेशर में डिफरेंस अगर आ गया, यानी कि ये साइड और ये साइड में, तो फिर क्या होगा, सुनने में हम लोगों को दिक्कत होगा। नेज़ोफेरिंक्स लाइज एबव द सॉफ्ट पैलेट, वो हम आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखा दिए थे कि नेज़ोफेरिंक्स कहाँ रहता है। देखिए नेज़ोफेरिंक्स को कहाँ रखे हैं, तो पैलेट के ऊपर वाले हिस्सा में, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना। तो पैलेट के ऊपर क्या होता है, नेज़ोफेरिंक्स होता है। ठीक है, तो वही हम कहें कि नेज़ोफेरिंक्स प्रेजेंट कहाँ पे है, तो एबव द पैलेट। क्लियर हो गया ना। ये देखिए स्टिचियन ट्यूब है और ये स्टिचियन ट्यूब कहाँ पे खुल रहा है। अगर हम इसको ऐसे डायग्राम बना दें ये अपने चेहरे का, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया ये नेज़ोफेरिंक्स, ये हमारा नेज़ल चैम्बर, यहाँ से मेरा ओरल कैविटी, ये हो जाएगा ओरोफेरिंक्स, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है नेज़ोफेरिंक्स। तो ये कहाँ पे खुल रहा है, नेज़ोफेरिंक्स में खुल रहा है। देख रहे हैं आपको आया बात समझ में, क्या करना चाह रहे हैं, तो यही आपको समझ के रखना है। ठीक है, छोटा सा अगर एक बार हम उसको फिर प्रयास करें कि सपोज करते हैं कि ये कोई आदमी का अगर फेस है, तो यहाँ से जो निकला मेरा नेज़ल चैम्बर और यहाँ से निकला मेरा ओरो चैम्बर, तो ये कहाँ खुल रहा है, फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स है। अब यही मेरा अगर ईयर ड्रम है, अगर सपोज करते हैं यहाँ पे मेरा ईयर ड्रम है, तो यहाँ से निकला स्टिचियन ट्यूब और ये स्टिचियन ट्यूब कहाँ खुल गया, कौन वाले हिस्सा में, नेज़ोफेरिंक्स वाले हिस्सा में। अगर इसको हम 20 से, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 20 से अगर पार्टीशन कर दे ऐसे, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा नेज़ोफेरिंक्स, ये हो जाएगा ओरोफेरिंक्स, इसके नीचे वाले लेरिंजियोफेरिंक्स को आगे देखेंगे। तो यही जो स्टिचियन ट्यूब है, ये जो स्टिचियन ट्यूब है, ये कहाँ ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है नेज़ोफेरिंक्स में। ये हमारा क्या है, नोज, और ये हमारा क्या है, माउथ। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है यहाँ, ओके। तो ये आपको नेज़ोफेरिंक्स तक समझना था, जो हम आपको समझा दिए। होप आपको यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओरोफेरिंक्स एंड लेरिंजियोफेरिंक्स। ठीक है, ओरोफेरिंक्स आपको इससे प्रीवियस वाले डायग्राम में आपको हम दिखाए थे ओरोफेरिंक्स, एक बार देखना चाहिएगा तो फिर से आप देख लीजिए, है ना। ये अपना है ओरोफेरिंक्स। कौन सा हिस्सा ओरोफेरिंक्स कहलाएगा, अपना वह हिस्सा ओरोफेरिंक्स कहलाएगा जो कि ओरल कैविटी के जस्ट पीछे हो। ये हमारा क्या है, ओरल कैविटी,
है ना। अब ये ओरल कैविटी के जस्ट पीछे कौन सा हिस्सा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा है, इसी को हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। नेजो चैम्बर के पीछे वाला हिस्सा था नैरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, उसी तरह से ओरल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा कहलाएगा ओरोफेरिंग्स। क्लियर है? चलिए, तो वही क्या लिखा हुआ है, दिस पार्ट ऑफ फेरिंग्स एग्जिस्ट फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू हायोड बोन। ठीक है, अब इसका पोजीशन बतलाया गया है, तो इसका पोजीशन आप समझिए एक बार फिर से। आप यहां पे डायग्राम में आइए, जैसे आप ये डायग्राम में देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि हायोड बोन किसको हम कहते थे। अच्छा, पहली बात तो ये समझिए कि फेरिंग्स कहां पे रहता है, तो फेरिंग्स रहता है पीछे वाले हिस्से पे। हायोड बोन आप याद कीजिए कि हम टंग में पढ़े थे, हायोड बोन का मतलब होता है कि वह जगह जहां पे टंग जो है वो पीछे की ओर, हम कहते थे ना कि टंग जो होता है वो पीछे एक बोन से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं हायोड बोन। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला हिस्सा आपको कहां से कहां दिख रहा है, तो पैलेट के नीचे, है ना, ये पैलेट है, पैलेट के नीचे, और कहां के ऊपर, तो हायोड बोन जहां पे टंग चिपका हुआ है। तो ये वाला जो हिस्सा है पैलेट के नीचे, है ना, पैलेट के नीचे और हायोड बोन के ऊपर, ये हिस्सा कहलाता है आपका कौन सा हिस्सा, ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और पैलेट के ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नेजोफेरिंग्स। और हायोड बोन के नीचे वाला हिस्सा कौन हो जाएगा, लेरिंजोफेरिंग्स। क्लियर है? चलिए, तो दिस इज द रीजन वेयर फूड एंड एयर मीट फॉर सम टाइम। ये वह जगह होता है जहां पे भोजन और हवा कुछ समय के लिए मिलता है। फिर से इसको एक बार हम दिखाएंगे आपको, जैसे आप देखेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये नेजल चैम्बर से एयर आ रहा है, दिख रहा है आपको, नेजल चैम्बर से क्या आपको आ गया, एयर आ गया, और ये माउथ से क्या आ गया आपका, फूड आ गया। तो अब देखिए कि ऐसा कौन सा जगह दिखता है जहां पे दोनों आपस में मिल रहा है। नेजोफेरिंग्स में तो सिर्फ एयर ही आएगा, लेकिन ओरोफेरिंग्स में क्या है, ऊपर से एयर आ रहा है और इधर से फूड आ रहा है। तो यहां पे आपका एयर और फूड दोनों मिलता है। क्लियर? चलिए, लिखा हुआ दिस पार्ट, अच्छा अब लिखा हुआ है कि यह जो हिस्सा है ओरोफेरिंग्स वाला जो हिस्सा है, यहां पे जो टिश्यू होता है कौन सा है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये भी आपको याद करना होगा, जैसे कि हम आपको वहां भी करवाए थे। तो यहां पे कौन है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है जी? आपको यहां पे बतलाए थे, जैसे वहां पे था आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, आप पढ़ रहे थे ना, सिलेटेड कोलिनर एपिथेलियम, तो उसी तरह से यहां पे कौन सा टिश्यू है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब लिखा हुआ है टू पेयर ऑफ टॉन्सिल लाइज हेयर। अगर आप याद कीजिएगा, आपको सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाए थे, तो सलाइवरी ग्लैंड में आपको टंग जब बताए थे, तो टंग में आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाए थे, हम आपको वापस से दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम क्या पढ़े, ओरोफेरिंग्स कहां मिलता है, तो टंग जहां से जुड़ता है हायोड बोन, टंग का पीछे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर वाला हिस्सा कहां जुड़ता है, हायोड बोन में, और ऊपर में कौन सा, पैलेट, ये वाला हिस्सा जो है वो है ओरोफेरिंग्स। तो अब ये देखना है, हम जो लिखे हैं टू पेयर ऑफ टॉन्सिल लाइज हियर, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा टंग वाले में, तो वहां पे ये डायग्राम है, इसको अपने हाथ से बनाकर आपको हम दिखाते हैं। आप इसको देखिए हाथ से बना के, ये आपको किस तरह से दिखेगा। ठीक है, सपोज करिए कि आपको हम दिखा दिए आपका टंग। ठीक है, टंग में आप जब देखेंगे तो आपका टंग इस तरह से था, ये इस तरह से आपको टंग था। ठीक है, यहां पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया था वे किस तरह से दिखाया गया था, यहां पे एक स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर यहां था, याद कीजिएगा। इसको हम क्या नाम दे दिए थे, याद कीजिए, इसको हम दिए थे नाम पैलेटाइन टॉन्सिल, याद कीजिए आप डायग्राम में होगा, है ना। और यहीं पे एक स्ट्रक्चर था ऐसे करके, है ना, और एक था ऐसे करके आपका सर्कमवैलेट। तो यहां पे जो टॉन्सिल ऐसे आपको दिखता है, आप कभी जीभ निकाल के देखिएगा पीछे की तरफ आपको दाना दाना दिखेगा, ये आपका हिस्सा क्या है, इसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। तो 1 और 2 पैलेटाइन टॉन्सिल और 1 और 2 आपका है लिंगुअल टॉन्सिल। आ रहा है बात समझ में, याद आ रहा है हमको ये। और यहां पे आपका क्या था, याद कीजिए, सर्कमवैलेट था ना, सर्कमवैलेट। बीच में आपका क्या था, आपका फिलीफॉर्म,
था फिलीफॉर्म। उसी तरह से साइड में क्या था आपका, फोलिएट था। और उसी तरह से फिर आप देखेंगे कि आपके इंटीरियर वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में यहां पे क्या था आपका, फ्यूजिफॉर्म। टेस्ट वर्ड याद है। तो ये मेरा कहना है कि टंग का पोस्टेरियर वाला जो हिस्सा है, पीछे वाला जो हिस्सा है, वहां पे जहां पे हायोइड बोन है, और ये टंग जो है आगे में किससे जुड़ा हुआ है, ये हायोइड बोन है, ये हायोइड बोन है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या दिखा, पेलेटाइन टॉन्सिल दिख रहा है, ये पेलेटाइन टॉन्सिल हो गया, और ये फिर आपको लिंगवल टॉन्सिल हो गया ना, ये ऐसे बना हुआ है लिंगवल टॉन्सिल, ये लिंगवल टॉन्सिल, याद है लिंगवल टॉन्सिल, ठीक है, ये आपका है। क्लियर है जी। तो आप यहां तक होप समझ चुके होंगे। तो ये लिखा हुआ है कि 2 पेयर ऑफ टॉन्सिल हेयर, 2 जोड़ा, एक जोड़ा है पेलेटाइन टॉन्सिल और एक जोड़ा है लिंगवल टॉन्सिल, ठीक है। और अगर इस चीज का आप डायग्राम अच्छा से दिखाना चाहेंगे तो आप वो टंग वाला देखिएगा, मेरे अंदाज से वो लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा कौन सा टॉपिक है, लेरिंजोफेरिंग्स। दिस पार्ट एग्जिस्ट फ्रॉम टंग बोन, अभी बताया टंग बोन यानी कि हायोइड बोन के बारे में बात हो रहा है, टू द लैरिंग्स, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, तो ये आपका हम हिस्सा यहां पे बना के दिखाते हैं। जैसे कि मानते हैं कि ये मेरा लैरिंग्स है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स को कहते हैं, और ये मेरा, उसके बाद क्या हो जाएगा, विंड पाइप शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर ये लैरिंग्स मिलता है, ठीक है। और ये मेरा क्या यहां पे है, टंग है, और ये हायोइड बोन है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आपका होता है लेरिंजोफेरिंग्स। ये आपका क्या है, ये आपका टंग है, ठीक है, ये आपका टंग है, और ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप यही आपका होता है लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। क्लियर हो गया बात आपको, ये आपका क्या है, लेरिंजोफेरिंग्स है। आप एक चीज और ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है लेरिंजोफेरिंग्स वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये आपका लेरिंजोफेरिंग्स है, ठीक है। यहां पे क्या हो गया है, ओरोफेरिंग्स से खाना यानी कि फूड, और यहीं पे आपका आ गया है एयर, ठीक है। तो फूड आपको कहां से आया है, माउथ से, और नाक से आ गया आपका एयर। और ये आपका कौन सा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है लेरिंजोफेरिंग्स, को ओरोफेरिंग्स बात किया, लेरिंजोफेरिंग्स है, ठीक है। अब इसी जगह से क्या होता है, इसी जगह से आपको 2 रास्ता इसको मिलेगा, एक विंड पाइप मिल जाएगा, और दूसरा फिर इसको कौन सा रास्ता मिल जाएगा, इसको फूड पाइप मिल जाएगा, ठीक है। अब यही जो लेरिंजोफेरिंग्स वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है लेरिंजोफेरिंग्स, अब यहां से 2 रास्ता है, एक रास्ता जाएगा विंड पाइप में, है ना, और ये आपका आ जाएगा फूड पाइप में, फूड पाइप में, ठीक है। तो लेरिंजोफेरिंग्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि यहीं से क्या होता है, आपको रास्ता अलग हो जाता है, खाने का अलग और पानी का अलग, पीने का अलग, ठीक है। खाना और हवा का अलग, सॉरी, एयर आपका चला जाएगा विंड पाइप में, और फूड या वाटर आपका चला जाएगा फूड पाइप में। तो खाना क्या हुआ, नाक से एयर आया, मुंह से खाना आया, नाक से एयर कहां गया, आपका नेजोफेरिंग्स में गया ना, और फूड आपका कहां है, ओरोफेरिंग्स में, जहां पे आपको एयर आके मिल गया, तो आपको नेजोफेरिंग्स में एयर गया, ओरोफेरिंग्स में फूड और एयर दोनों आया, और लेरिंजोफेरिंग्स में जब दोनों आया तो वहां से फिर रास्ता दोनों का अलग अलग हो गया। तो याद रखेंगे कि लेरिंजोफेरिंग्स से ही आपको आगे बंटवारा होता है किसका, विंड पाइप का यानी कि ट्रैकिया का, और फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस का। क्लियर है, होप आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे। चलिए अब हम क्या पढ़े आपको कि इट इज लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स मेरा है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या नाम दे दिए, सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या दिए थे हम, सबसे एक सेकेंड, हाँ, सबसे ऊपर वाले का पार्ट का नाम क्या दिए हम, नेजोफेरिंग्स दे दिए। सेकेंड वाले हिस्सा का हम नाम क्या दे दिए, ओरोफेरिंग्स दे दिए, दिए ना, ये ओरोफेरिंग्स दे दिए। और थर्ड वाले का हम नाम क्या दे दिए, लेरिंजोफेरिंग्स। ये तीनों फेरिंग्स है, तो ये सबसे नीचे है, इसीलिए इसको हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं।
यहाँ से नाक खुला और यहाँ से माउथ खुला, ठीक है, यहाँ से नोज खुला और इधर माउथ खुला, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ऑल्सो, जिस तरह से आपको ऊपर वाला नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का टिश्यू था, यहाँ भी आपका नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का ही टिश्यू यहाँ भी है। क्लियर जी? तो याद रखेंगे कि लैरिंजोफैरिंज से ही जो है दो बंटवारा होता है, विंड पाइप और फुट पाइप का। होप आपको यहां तक में समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम इससे पहले वाले डायग्राम में एपिग्लोटिस का जिक्र किए थे ना। एपिग्लोटिस हमको बताया गया था कि जैसे ही खाना को आप इनगल्फ करते हो तो आगे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से तो कॉमन खाना आ गया लैरिंजोफैरिंक्स में। अब यहाँ से तो दो रास्ता है, ये रास्ता और ये रास्ता। ये आपका क्या है, ये आपका विंड पाइप है, ये आपका फूड पाइप है। अब यहाँ तो खाना आपका आ गया और यहाँ पे आपका एयर भी आ गया। ये जो डार्क है वो आपका फूड है और ये डॉट डॉट आपका क्या है, एयर है। अब रास्ता तो एक है, अब यहां से लैरिंजोफैरिंक्स से दो रास्ता बच गया, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। अब क्या किया जा सकता है, तो अब यहां पे जैसे हम खाना को निगलते हैं तो यहां पे विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन होता है, एक कवर होता है, इसको एपिग्लोटिस हम बोलते हैं। जब आप खाना को निगलते हो तो यह एपिग्लोटिस क्या करता है, इस विंड पाइप को बंद कर देता है और ये खाना आ जाता है फूड पाइप के अंदर। क्लियर? उसी तरीका से जब आप एयर को सांस में लेना चाहते हो तो फूड पाइप, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर वाले हिस्सा में एक मसल्स होता है, वो क्या करता है, इसको फूड पाइप को बंद कर देता है और ये जो डॉट डॉट एयर है वो कहाँ आता है, विंड पाइप में। तो एपिग्लोटिस खाने को मना करता है विंड पाइप में आने के लिए, और ये जो मसल्स है इसको स्फिंक्टर बोलते हैं, ये एयर को मना करता है फूड पाइप में आने से। क्लियर? होप आपको ये बात समझ में आया होगा। बाकी इसमें एक और हम आगे वीडियो डालेंगे, आप उसको समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। ये अगर विंड पाइप है तो इसके ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ है। जैसे देखिए, या ये जो हिस्सा है ये आपका विंड पाइप है ना, ये विंड पाइप है, और इसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा ये आपका फूड पाइप है। तो ये विंड पाइप और फूड पाइप है, और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, यही आपका क्या है, एपिग्लोटिस। खाना ये देखिए जो आ रहा है, ये खाना आ रहा है। ये खाना जब ऊपर से आता है तो हम बताए थे आपको स्टार्टिंग में, ये खाना इस ढक्कन पे गिरता है, और जैसे ही ढक्कन पे गिरता है ये ढक्कन क्या करता है, इस रास्ते को बंद कर दिया। देख रहा है? अब ये खाना इधर आएगा नहीं, है ना, खाना इधर नहीं आएगा। अब इसके लिए एक ही रास्ता बचेगा, ये खाना डायरेक्ट आ जाएगा आपके ये फूड पाइप में। क्लियर? ये बोलस का मतलब आपको हम बताए हैं, बोलस का मतलब होता है जो खाना आप माउथ से चबा कर जो डालते हैं उसी को कहते हैं बोलस। ठीक है, चलिए यहां भी आपको वही दिखाने का कोशिश किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, यही आपका है एपिग्लोटिस। और ये क्या है जी, ये टंग है, और ये वाला हिस्सा आपका क्या है, यही आपका विंड पाइप है। ठीक है, तो जैसे ही आप खाना निगलेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो ढक्कन है ये वाइट वाला, ये वाला, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये जैसे ही ये हो जाएगा तो अब यहाँ पे खाना आएगा भी, ये खाना है, ये खाना आएगा भी, तो यहाँ क्या होगा, नहीं जाएगा। और ये खाना इसके जस्ट पीछे ये जो देख रहे हैं ये क्या है, फूड पाइप। ये खाना क्या हो जाएगा, ये खाना इधर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब ईसोफेगस का एक डायग्राम यहां पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ईसोफेगस, ठीक है, और ये कहां ओपन होता है, स्टमक में। ईसोफेगस में
ज्यादा एंजाइम्स नहीं होते, इसोफेगस एंजाइम होते ही नहीं है, इसोफेगस में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इसोफेगस। लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है क्या इसोफेगस में कोई चीज डाइजेस्ट हो रहा है, कहीं हो रहा है, कौन, स्टार्च। कहोगे अभी तो दोनों बात होगी, अभी तो आप कह रहे हैं कि डाइजेशन नहीं हो रहा, फिर कह डाइजेशन हो रहा है, मीन्स क्या हुआ, डाइजेशन कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि जो हमारा खाना था उसमें बोलस जो था उसमें क्या लगा हुआ, सलाइवरी एमाइलेज भी मिला हुआ है, तो सलाइवरी एमाइलेज माउथ में तो उसको डाइजेस्ट कर रहा है। अब वो जब निगलोगे तो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो तो खाना में अभी भी लिपटा हुआ है, आ रहा है समझ में। तो इसोफेगस में जब वो खाना जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करते ही रहेगा ना। तो इसोफेगस में स्टार्च का डाइजेशन कंटिन्यू रहता है, इसोफेगस अपना कुछ नहीं कर रहा है, बस जो चीज में मिला हुआ है वह चीज ही इसको डाइजेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इसोफेगस में जाएगा तो सलाइवरी एमाइलेज काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसोफेगस, अब एक वर्ड से आपको मिलाना चाहेंगे, वो वर्ड कौन सा है, उसको कहते हैं एस्फिंक्टर। एस्फिंक्टर क्या होता है, तो एस्फिंक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा मसल्स होता है जो किसी भी चीज को बंद करता है, ठीक है। तो अभी बहुत, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे तो बहुत सारा एस्फिंक्टर आपको मालूम पड़ेगा। एस्फिंक्टर मसल्स होता है जो किसी भी चीज को बंद करके रखता है। तो ये इसोफेगस है। इसोफेगस के ऊपर का हिस्सा को हम कहते हैं अपर इसोफेजल स्फिंक्टर, अपर इसोफेजल स्फिंक्टर। नीचे वाले पार्ट्स को यहां पे हम कहते हैं लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर, ठीक है। अब लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर, अच्छा अभी स्टमक का थोड़ा सा पार्ट देखिए क्योंकि इसका भी जिक्र होगा। स्टमक का 3 हिस्सा होता है, कहेंगे 3 कहेंगे 4, हम चारों बता देते हैं। ऊपर वाले हिस्सा को हम फंडस कहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट ये आपको आएगा ही। फिर ये हिस्सा को हम बॉडी कहते हैं, यहां को हम पाइलोरस कहते हैं, और ये हिस्सा को हम कार्डियक बोलते हैं, क्योंकि ये दिल के पास से यहां से ये हो रहा है, यहां पे हार्ट हमारा है तो यहां से ये निकल रहा है, कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। अब ये हिस्सा कहां खुल रहा है, कार्डियक रीजन में। ये आपका क्या है, बोलस है, ये बोलस आगे बढ़ रहा है और ये कहां आएगा, आपके स्टमक में गिर जाएगा, स्टमक में गिरेगा। तो इसीलिए लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। इसका एक और नाम आप दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना। गैस्ट्रो मींस स्टमक, इसोफेजियल इंस्पेक्ट मींस पेट और इसोफेगस के बीच का जो जंक्शन है, कनेक्शन है, इसी को कहेंगे हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। क्लियर है। तो इसको आप लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पेट का हिस्सा है, इसको हम पूरा कहते हैं, ये ज्यादा घुमा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं क्या, कर्वेचर है ये, ठीक है। कौन सा कर्वेचर, तो इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और ये देखिए यहां भी मुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहते हैं लेसर कर्वेचर। ग्रेटर और लेसर, ये स्टमक में भी आप डायग्राम में देखेंगे साफ साफ। तो ये वाला ऐसा ग्रेटर कर्वेचर, ये वाला लेसर। फिर ये कहां खुल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर यहां भी स्फिंक्टर होगा। हर एक ऑर्गन जब दूसरे में खुलेगा तो वहां पे स्फिंक्टर होगा। अब सवाल आया स्फिंक्टर का काम क्या है। स्फिंक्टर का काम ये देखिए कि अभी हम आपको बतलाए थे, ये हमारा लैरिंगोफैरिंक्स, यहां से 2 रास्ता है, विंड पाइप और फूड पाइप। खाना अगर आएगा तो यहां पे ढक्कन बंद हो जाएगा, खाना को आने से ये रोक देगा, एपिग्लोटिस, ठीक है। लेकिन जब एयर आएगा तो एयर को कहां जाना है, आपके लंग्स के अंदर। तो ये अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो यहां बंद कर देगा और फिर एयर जो है वे हमारे लंग्स में चला जाएगा। तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर काम होता है, वो एयर जो सांस में आप लेते हो उसको इसोफेगस में जाने से रोकता है, क्योंकि उसका काम कहां पे है, लंग्स में है, ठीक है। अब इसका काम देखिए, आपको मालूम है, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, स्टमक के अंदर क्या रहता है, एसिड। जब ये बोलस आता है, ये एसिड में गिरता है तो ये बन जाता है एसिडिक खाना, एसिडिक फूड, इसको कायम कहा जाता है। जब हम लोग वोमिट, कभी कभी ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा होता है कि ये फूड चाहता है वापस चले जाए, लेकिन ये जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये इस एसिडिक फूड को ऊपर आने से रोकता है। अगर ऐसा हो गया, अगर ये नहीं रुकेगा तो ये क्या होगा,
ये एसिडिक फूड ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पेट में तो एसिड ज्यादा असर नहीं करता है क्योंकि पेट के दीवार पे क्या लगा हुआ है, म्यूकस लगा हुआ है। ये अगर बोर्ड है और इसमें एसिड है तो इस बोर्ड के ऊपर अगर हम कोई चीज का लेयर लगा देंगे तो वो एसिड क्या करेगा, बोर्ड को टच नहीं करेगा। तो स्टमक में तो पूरा म्यूकस लगा हुआ है जिसके कारण स्टमक का दीवार में एसिड टच नहीं करता। लेकिन वही अगर एसिड वाला खाना अगर इसोफेगस में आ जाएगा, वहां तो म्यूकस का लेयर नहीं है उतना ज्यादा, चिपचिपा पदार्थ, तो क्या होगा कि वो जैसे ही एसिड वाला खाना इसोफेगस में टच करेगा जलन महसूस होगा। कभी कभी होता भी है कि जब उल्टी आपको होता है तो छाती में जलता हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वह एसिडिक खाना, उल्टी है मतलब पेट से निकल रहा है, एसिड वाला खाना है, तो वो तुम्हारे इसोफेगस की दीवार को जैसे टच करता है, इसोफेगस कहां से गुजरा है, तुम्हारे दिल के बगल से, तो लगता है दिल जल रहा है, वास्तविक में वह इसोफेगस जलता है। तो इसोफेगस लोअर का काम क्या हो जाएगा, एसिडिक फूड को ऊपर आने से रोकेगा, और इसका काम क्या है, एयर को अंदर आने से रोकेगा। क्लियर? अब यह दोनों से रिलेटेड एक डिजीज भी है। ठीक है, एक होता है एचलासिया कार्डिया। एचलासिया कार्डिया का मतलब होता है किसी कारणवश से अगर ये स्फिंक्टर नहीं खुलेगा तो ये खाना यहीं रह जाएगा, खाना चल नहीं पाएगा। एचलासिया याद करने का तरीका, खाना यहीं रह जाएगा और यहां सड़ना शुरू करेगा। ठीक है, आपको यहां पे पेन महसूस, दर्द महसूस होगा, जलन महसूस होगा और ये सड़ेगा जब ये स्फिंक्टर खुलता नहीं है। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं एचलासिया कार्डिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये स्फिंक्टर सही से काम नहीं करेगा, ये ऐसे खुल जाता है। जब ये खुल जाएगा तब ये क्या होगा, ये एसिडिक खाना ऊपर चढ़ जाएगा और आपको जलन महसूस होगा, हार्ट पेन करेगा। ठीक है, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, पैरोसिस कहते हैं, या बहुत अच्छा इसका एक नाम है GERD। ये किसके कारण हो रहा है, इस स्फिंक्टर के कारण हो रहा है ना, तो कौन सा, गैस्ट्रो इसोफेजियल। इसका मतलब होता है रिफ्लक्स। ये रिफ्लैक्स नहीं, रिफ्लक्स है। रिफ्लक्स का मतलब होता है उल्टा, वापस आना। डिसऑर्डर मींस कि या जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है या कार्डियक स्फिंक्टर है या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है, इसमें से क्या होता है, ये सही से लग नहीं पा रहा है तो ये एसिडिक खाना जो है ऊपर आ जाएगा। इसी को कहेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसको पैरोसिस भी कहते हैं। और इससे क्या होगा, एसिडिक खाना जैसे ही ऊपर आएगा तो आपको हार्ट बर्न का महसूस होगा, जलता हुआ महसूस होगा, इसलिए हार्ट बर्न भी इसको कहते हैं। हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है, हार्ट के बगल का चीज जब जलता है लगता है कि हार्ट जल रहा है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जितना भी इसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक हम जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, लेयर होगा, हर एक में लेयर होता है। इसोफेगस में जब देखेंगे तो सबसे अंदर का लेयर को, जैसे सपोज ये है, इसको हम शार्प करेंगे, बाहर से छिलते जाएंगे छिलते जाएंगे छिलते जाएंगे, अंदर आएगा। उसी तरह से अगर देखा जाए तो हम अंदर से देख रहे हैं, ये क्या है, इसोफेगस खोखला है। अंदर से जब देखोगे तो कौन सा लेयर आता है, इसको कहते हैं म्यूकोसा। उसके बाहर जब देखोगे सब म्यूकोसा। उसके बाहर देखोगे मस्कुलरीज, मसल्स का लेयर। इसोफेगस में दो मसल्स होता है, पहले सर्कुलर मसल्स, ऐसे ऐसे मसल्स होगा, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऐसे लंबा लंबा मसल्स होगा, और उसके बाहर क्या होगा, एडवेंसिया। ठीक है, तो ये आपको अंदर से बाहर हम लेयर का नाम बतलाए हैं। उसी तरह जब आप स्टमक में आओगे तो स्टमक में भी लेयर होगा। ऑलमोस्ट लेयर सब जगह सेम होता है, कहीं कुछ एक ज्यादा या कहीं कुछ एक कम होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां भी आपको मसल्स के लेयर मिलेंगे। ये आपको पूरा एक म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरीज, सेरोसा, है ना, ये भी मिलेगा आपको। तो ये आपको लेयर्स होता है जो कि आप जो आपको डाल रहे हैं वीडियो या जो फाइल दिए आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो पीपीटी आपके लिए तैयार किए हैं। तो बेसिकली आपको इसोफेगस में यही है। तो इसोफेगस आपको जानना क्या है, एक लॉन्ग पाइप है ये। ठीक है, इसमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, इसोफेगस में जो खाना निगलते हैं, एक बात और आप जानिए कि इसोफेगस का ऊपर का हिस्सा आपके कंट्रोल में है, 1/3 हिस्सा आपका कंट्रोल में है। ये इसोफेगस है, इसका 1/3 हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम अगर निगलते हो तो तुम उसको तुरंत वापस फेंक सकते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। और फिर 2/3 हिस्सा ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये ऊपर का 1/3 कंट्रोल में क्यों है, तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, यानी कि वॉलेंट्री है। क्यों? क्योंकि ये किससे बना हुआ है, वॉलेंट्री मसल से बना हुआ है। इसी को आप कह सकते हो स्केलेटल मसल्स, सब वहां पे दिया हुआ है, वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स। और नीचे वाला जो आपके अनकंट्रोल है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वह किससे बना हुआ है, तो इनवॉलेंट्री मसल्स या स्मूथ मसल्स।
तो इसोफेगस का ऊपर का हिस्सा आपके कंट्रोल में होता है, नीचे का हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं होता है। देखा जाएगा इसोफेगस है तो अगर ऊपर का हिस्सा बना हुआ किससे है, स्केलेटल मसल्स कंट्रोल में है, बीच का हिस्सा स्केलेटल और स्मूथ दोनों से, और नीचे का कंप्लीट स्मूथ से। स्मूथ मसल आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही आप खाना निगलते हो तो वह खाना जैसे आप खाना निगलते हो तो इसोफेगस में जो दो मसल्स बताए आपको हम, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसमें सिकुड़न होगा। एक सर्कुलर ऐसे दाबेगा, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे दाबेगा ऊपर से नीचे, और ये खाना क्या होता है, जैसे इसोफेगस दबता है खाना नीचे आता है, फिर दबा फिर नीचे, फिर दबा फिर नीचे। इसको हम कहते हैं सेल्फ मूवमेंट, और इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्सिस है ना, मींस वो खाना को दबा रहा है वो इसोफेगस, और खाना नीचे रगड़ाते हुए नीचे आ रहा है। इसीलिए खाना को हम लोग को अच्छा से च्यू करना चाहिए, अच्छा से चबाना चाहिए। इससे 2-3 फायदा है। इससे क्या क्या फायदा हो जाएगा, इससे पहला फायदा ये होता है कि आपका जो खाना है वो सॉफ्ट हो जाता है। जब आप निगलते हो तो फिर वो इसोफेगस, क्योंकि इसोफेगस में खाना रगड़ाते हुए ना, रब करते हुए फ्रिक्शन के साथ नीचे आता है, तो अगर वो सही से ड्राई होगा, सूखा रहेगा तो आपके इसोफेगस में छिल जाएगा। करके बोलते हैं गला छिल गया है, जल्दी खा लेते हैं बिना उसको चबाए हुए। तो वह स्मूथ होगा, ये चिपचिपा होगा तो आपको आसानी से अंदर जाएगा। खाना में अच्छा से पूरा एंजाइम मिल जाएगा ताकि वो अच्छा से डाइजेस्ट कर सके। इसलिए खाना को हम लोग आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। और खाना समय बात नहीं करते ये चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो विंड पाइप का काम पड़ता है, और जब निगलते हो तो फुट पाइप का काम चलता है। तो खाते हो बात करते हो, खाते हो बात करते हो, तो क्या होता है कि ये जो ढक्कन जो है वो सही से लग नहीं पाता, और कभी कभी खाना जो है वो फुट पाइप के बदला विंड पाइप में चला जाता है। और विंड पाइप में जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, हमारे लंग्स में आ जाएगा, वहां पे खाना सड़ेगा, बीमारी करेगा। इसीलिए कुदरत के तौर से हमको एक गिफ्ट दिया गया है, हम सड़क जाते हैं ताकि वो तुरंत खाना बाहर आ जाए। और कभी कभी तो खाना नाक से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, खा रहे मुंह से नाक से निकल गया, तो हम आपको पहले ही बतलाए थे कि पीछे का पूरा हिस्सा खाली है ना। खाना लैरिंगोफैरिंग से होते हुए, ओरोफैरिंग से होते हुए, नेज़ोफैरिंग से होते हुए, नेज़ल चैम्बर से नाक से बाहर, ये तो पूरा खाली जगह है। इतना झटका में फेंकता है कि मुंह तक नहीं रुक के खाना ऊपर चला आता है और नाक से बाहर निकल जाता है। बहुत आदमी देखते हो नाक मुंह से खा के नाक से निकाल देते हैं, दूध सब पानी सब। कैसे, पीछे कैसे खाली है पूरा। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब जो भी कुछ को आपको बतलाया गया इस वीडियो में, उस चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ओसोफेगस, ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगस। हम ओसोफेगस को ही ईसोफेगस भी के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है। इट इज़ अ लॉन्ग 25 सेंटीमीटर हॉलो मस्कुलर ट्यूब। ये कैसा है कि लंबा है और ये खोखला एक मस्कुलर ट्यूब है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन मीडियल रीजन इन थोरेसिक कैविटी। ये मीडियल रीजन का मतलब होता है कि ये हमारा अगर थोरेसिक कैविटी है तो ये थोरेसिक कैविटी के कहाँ पाया जाएगा, बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोरेसिक कैविटी के मिडिल वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में पाया जाता है। मतलब कि अगर ये हमारा थोरेसिक कैविटी है, मीन्स हमारे डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा, तो उसका ये सेंटर हुआ क्या, मीडियल। तो ये क्या होता है कि हमारे हार्ट, ये हमारा जो चेस्ट है उसके बीचों बीच ये निकलता है, इसलिए कहा गया इट इज फाउंड इन मीडियल रीजन, बीच वाले रीजन में, किसके, थोरेसिक कैविटी के। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड ट्रैकिया एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जैसे कि हम बतलाए आपको कि सपोज करते हैं कि ये हमारा लैरिंजोफैरिंक्स था, है ना, और यहां से मेरा बन गया विंड पाइप, और फिर ये मेरा बन गया फूड पाइप, ठीक है। और ये हम कैसे सीन दिए हैं, अपने आगे से ये हम बनाए हैं। ये सपोज कोई आदमी है, इसका हम आगे का सीन दे रहे हैं ना, तो ये मेरा विंड पाइप है और ये मेरा फूड पाइप है, और ये हमारा क्या है, पीछे रीढ़ का हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जो हमारा फूड पाइप है, आप जो देख रहे हैं इसको फूड पाइप, आप जो देख रहे हो ये फूड पाइप क्या हुआ, विंड पाइप के पीछे है और वर्टिब्रल कॉलम के आगे है। क्लियर है। तो यह जो विंड पाइप होता है उसके जस्ट पीछे कौन है, फूड पाइप, और वर्टिब्रल कॉलम से आगे। तो ये मेरा क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। ये मेरा कौन सा हिस्सा है, ये फूड पाइप वाला हिस्सा है। ये विंड पाइप के जस्ट पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट सामने होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है इट इज प्रेजेंट बिहाइंड ट्रैकिया विंड पाइप एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि
हमारे रीढ़ की हड्डी के सामने होता है। फ्रॉम फेरिंग्स फूड इंटर्स इन इसोफेगस, अभी हम खुद ही डिस्कस किए थे, खाना हमारे फेरिंग्स में आता है और फेरिंग्स में आने के बाद जो खाना होता है वे कहाँ चला जाता है, हमारे फूड पाइप में चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये फेरिंग्स दिख रहा है आपको है, और ये फेरिंग्स से ये फूड का जो बोलस है वो कहाँ आ गया, हमारे विंड पाइप में आ गया, आया ना। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि फेरिंग्स से खाना यानी कि हाइपोफेरिंग्स से खाना कहाँ आ जाएगा, लैरिंजोफेरिंग्स से खाना कहाँ आ जाएगा, हमारे फूड पाइप में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक में। ईसोफेगस कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक, सही बात है। ईसोफेगस क्या करता है, जैसे कि यहां पे हम दिखा दे आपको, या यहां पे आपको दिखा दे, ये मेरा हाइपोफेरिंग्स है और यहां से खाना मेरा आ गया फूड पाइप में। ठीक है, अब ये फूड पाइप ही किस में खुलता है, हमारे स्टमक में। तो ये मेरा क्या है, फेरिंग्स, ये मेरा क्या है, ईसोफेगस, और ये मेरा क्या है, स्टमक। तो ये जो हमारा ईसोफेगस है वो क्या करता है, तो ये फेरिंग्स और स्टमक के बीच में होता है, ये दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। क्लियर, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि देयर इज ए स्फिंक्टर एट अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस कॉल्ड एज अपर इसोफेजल स्फिंक्टर, ये है ना। उसके बाद कह रहा है, अच्छा एक बात और याद रखना है आपको कि अपर इसोफेजल स्फिंक्टर को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर, क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ठीक है, क्राइकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। अब इसका काम क्या, हम आपको जैसे अभी वीडियो में बतलाए थे, ये क्या करता है कि एयर जो आता है, ये जो एयर आता है, इस एयर को कहां जाना होगा, विंड पाइप के अंदर। एयर को कहां जाना चाहिए, विंड पाइप के अंदर। ये विंड पाइप है, ये एयर को विंड पाइप के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये एयर हो सकता है कहां आना चाहे, फूड पाइप में। तो इसका ऊपर में जो स्फिंक्टर होता है ये क्या करता है, इसको बंद कर देता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर इसोफेजल स्फिंक्टर। याद रखेंगे ताकि एयर जो है कहां आ सके, विंड पाइप में आ सके, फूड पाइप में वो नहीं आ सके। क्लियर। वन स्फिंक्टर इज ऑल्सो प्रेजेंटेड लोअर पार्ट। अब देखिए एक तो स्फिंक्टर यहां मौजूद है और एक स्टमक में घुसने से पहले मौजूद है। स्फिंक्टर आपको बताया था ऐसा मसल्स जो कि किसी भी चीज को बंद करता है। लोअर स्फिंक्टर मसल्स जो है इसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजल स्फिंक्टर भी कहते हैं। गैस्ट्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टमक में खुलता है। ठीक है, और कार्डिक स्फिंक्टर भी क्यों बोलते हैं बता दी थी, क्योंकि स्टमक में भी कहां पे खुलता है, तो स्टमक में ये कार्डिक वाले पार्ट में खुलता है, इसलिए इसको हम लोग कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। अब क्या लिख रहा है, फंक्शन इट प्रिवेंट एसिडिक फूड ऑफ स्टमक टू इंटर इन इसोफेगस। अभी हम लोग जो है अगले लेक्चर में हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करता है कि एसिडिक फूड, हम बताए हैं कि पेट में एसिड होता है, उस एसिडिक फूड को जो है वे वापस जो है लोअर स्फिंक्टर जो है वापस इसोफेगस में आने से रोकता है। ये बीमारी आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए हम आपको एक बीमारी का नाम बता दिए, वो कौन सा डिजीज है, वह है GERD, है ना। ये आपको एक जनरल के लिए बता दिए, GERD, गैस्ट्रो मींस स्टमक इसोफेजल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का वापस आ जाना। ठीक है, डिसऑर्डर। जब ये वापस आएगा तो हार्ट बर्न होगा, आपको बताया अभी वीडियो में हार्ट बर्न होता है। इन दिस केस एसिडिक फूड इंटर इन इसोफेगस। इस केस में क्या होता है, एसिडिक फूड इसोफेगस में आता है और आपको हार्ट में जलन होता है। एक और आपको हम बतलाए हैं इसी में क्या चीज कि एचरासिया कार्डिया। एचरासिया कार्डिया क्या होता है कि हार्ट में आपको ये खाना जो है वे स्टमक में नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि स्फिंक्टर खुलता नहीं है। तो ये दोनों बीमारी बतलाएं, एक में स्फिंक्टर जो है वो खुल जाता है आसानी से तो एसिडिक फूड ऊपर चला जाता है, जो आपको इसोफेगस में जलन महसूस होता है, इसको हम GERD बोलते हैं या हार्टबर्न या पायरोसिस बोलते हैं। लेकिन एक केस में क्या होता है, इसोफेगस ये स्फिंक्टर खुलता ही नहीं है, इसके कारण से फूड जो है वो नीचे नहीं जा पाता स्टमक में, फूड वहीं पे सड़ने लगता है और इसी को हम लोग एचरासिया कार्डिया भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विच काउजेज पेन नियर हार्ट एंड ऑल्सो बैड स्मेल ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। क्लियर।
फिर आपको हम क्या बतलाएं कि आपको हम ये बतलाएं कि ईसोफेगस का ऊपर का हिस्सा वॉलेंट्री होता है, दिख रहा है। और क्यों वॉलेंट्री है? क्योंकि ये किससे बना हुआ? स्केलेटल मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में होता है। वही जो नीचे का जो होता है ईसोफेगस, वे हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है। और वो इनवॉलेंट्री होता है और किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स से। क्लियर? तो होप आपको यहां तक में ये समझ में आया होगा। अब देखिए ईसोफेगस का लेयर हम देखते हैं। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल में लेयर्स कुछ होते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हम लिखे हैं ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैव सिमिलर लेयर। जितने भी एलिमेंट्री कैनाल्स में जो ऑर्गन है सब में करीब करीब जो लेयर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वे होते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सेरोसा। जैसे कि अगर देखिएगा अंदर से बाहर की ओर देखा जाए, एक डायग्राम देखिए कितना खूबसूरत सा डायग्राम हम यहां पे बनाया है। सबसे नीचे में कौन है? म्यूकोसा। सबसे नीचे में कौन दिख रहे हैं आपको? म्यूकोसा। और म्यूकोसा में भी देखिए क्या है? फोल्ड किया हुआ है। तो ईसोफेगस को जब काटोगे तो तुम अंदर से ये फोल्डिंग दिखेगा, दिख रहा है फोल्डिंग। फिर उसके बाद कौन सा है? सब म्यूकोसा। देखिए अंदर वाला म्यूकोसा, उसके ऊपर में हल्का पिंक कलर का क्या है? सब म्यूकोसा। अब मसल्स, अच्छा ये दोनों क्या है? मसल्स लेयर है। सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स कैसा? ऐसे ऐसे गोल गोल। और ये कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल, लंबा लंबा। और सबसे बाहर क्या है? एडवेंसिया। ये देखिए एक डायग्राम को एलिमेंट्री कैनाल को हम कट करके यहां दिखाए हैं, तो देखिए कैसा दिखेगा। सबसे अंदर में आपको क्या दिखा? म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मसल्स के लेयर जिसके अंदर दो मसल्स आते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और सबसे बाहर में कौन सा लेयर? एडवेंटिसिया। और ये एडवेंटिसिया ही जो है, क्योंकि देखिए ये पाइप तो हवा में झूलते नहीं रहेगा ना, ये पाइप क्या करता है? ये थोरेसिक कैविटी में इस ईसोफेगस को चिपकाने में मदद करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? द आउटरमोस्ट लेयर एडवेंटिसिया हेल्प्स ईसोफेगस टू हैंग फ्रीली, है ना, हैंग फ्रीली। दिस लेयर अटैच ईसोफेगस इन थोरेसिक कैविटी। एक बात और इंटरेस्टिंग जानिए, स्मॉल बेबी जो होता है, इस स्मॉल बेबी में ईसोफेगस नहीं होता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? जब भी खाते हैं कुछ उल्टी कर देते हैं, क्योंकि ईसोफेगस होता है लेकिन उसमें स्फिंक्टर अभी डेवलप नहीं होता है। कौन सा स्फिंक्टर? लोअर स्फिंक्टर। इसीलिए पेट का जो है जो खाना तुरंत बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक बात और जानेंगे, माउथ में तो हम लोग पढ़े थे एंजाइम का नाम सलेवरी एमाइलेज और सलेवरी लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, लेकिन ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो होप आपको यहां तक में समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे ही आप खाना को निगलते हैं वो खाना फूड पाइप में आता है। फूड पाइप में खाना आते ही फूड पाइप में सिकुड़न शुरू हो जाता है। और अभी जैसे मैं आपको वो वीडियो में बतलाए थे, और फूड पाइप सिकुड़ने लगता है। और फूड पाइप सिकुड़ने जो अपने आप लगता है, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और देखिए ये जो खाना क्या हो रहा है, ये फूड पाइप सिकुड़ रहा है और खाना को नीचे की ओर धक्का दे रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको हम डायग्राम देखेंगे, अगर ये मेरा फूड पाइप है और इसके अंदर मेरा खाना मौजूद है, तो ये मेरा फूड पाइप क्या करता है कि आगे सिकुड़ता है। जैसे इस केस में देखिए फूड पाइप क्या किया है, आगे सिकुड़ गया, है ना। ये देखिए सिकुड़ा, सिकुड़ने के कारण क्या हुआ? खाना को ये नीचे की ओर धक्का दे दिया। उसी तरह जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा खाना, ये फूड पाइप क्या होगा? सिकुड़ते जाएगा। देख रहे हैं सिकुड़ रहा है फूड पाइप, और खाना क्या होगा? नीचे आते जाएगा, खाना नीचे आते जाएगा। क्लियर? तो ये ऊपर से सिकुड़ेगा, खाना नीचे आएगा, ऊपर से सिकुड़ेगा, खाना नीचे आएगा। ये अपने आप जो सिकुड़न होता है इसी को हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, और ये अल्टीमेटली क्या होगा? ईसोफेगस में खाना सिकुड़ते सिकुड़ते आएगा और ये फिर स्टमक में ये खाना गिर जाएगा। ये कौन सा रीजन आपका है? ये आपका है लोअर ईसोफिजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो खाना जो है इसी स्फिंक्टर से होते हुए आपके स्टमक में आ जाता है। क्लियर?